हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात की जाएगी आपकी सीटेट की इंग्लिश की। देखिए, इंग्लिश आपकी 30 नंबर की आती है। 15 नंबर के होते हैं आपके अनसिन पैसेज, जिसको कराने का तरीका मैं बता चुका हूँ आपको कि हाउ टू सोल्व अनसिन पैसेज इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम एंड ब्रिंग द होल नंबर। ठीक है, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इट्स मेथड इन द वीडियो। तो वो वीडियो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल की प्ले लिस्ट में देख सकते हो। ये 15 नंबर आपके फ्री के है। 15 नंबर में से आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे इसमें। ठीक है, उसको कराने का तरीका मैं बता चुका हूँ। सेकंड चीज है जो 15 नंबर में आती है आपकी, क्या? पेडागोजी। देखिए, पेडागोजी के मैंने क्या काम किया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिया आपके। ठीक है, ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज ली है। अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चन को कर जाते हो ना, तो इंग्लिश में और ये जो अनचिन पैसेज को मिला के आप इजीली 25 प्लस का स्कोर आराम से कर पाओगे। तो जो लोग सोचते हैं हमारी इंग्लिश वीक है, हम लोग इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, सबसे ज्यादा कम नंबर इसी में आते हैं, तो ये अपनी धारणा बदल लेना। इंग्लिश में आप एक बहुत अच्छा भी स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट आपको चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। साथ लोग आप भी आंसर देने की कोशिश करना साथ के साथ, और फिर देखना कितना स्कोर आप लोग कर पाते हो। पहला क्वेश्चन है आपका, A diagnostic test in English will help the language teacher to identify। ठीक है, देखिए इसके ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, और जितने भी क्वेश्चन है सभी के ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे या फिर थोड़ा बहुत चेंज करके एग्जामिनर आपसे देगा। ठीक है, देखिए दो तरीके की चीज होती है। एक होता है आपका डायग्नोस्टिक, यानी डायग्नोस्टिक बोलते हैं, हिंदी में बोल देते हैं इसको निदान। क्वेश्चन बाद में समझेंगे, ऑप्शन भी बाद में समझते हैं, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है आपका रिमीडियल, जिसको कि बोलते हैं उपचार। ठीक है, ये दो टर्म्स होती है, ये आपके सभी सब्जेक्ट में पूछी जाती है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, सीडीपी हो, मैथ हो, या चाहे आपके अदर बाकी के सब्जेक्ट हो। ये दो टर्म्स हमेशा एग्जाम में आती है। तो देखिए क्या काम करते हैं। डायग्नोस्टिक बोलते हैं जिसमें सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी समस्या की पहचान की जाती है कि भाई एक्चुअल में समस्या क्या हो रही है, सीखने के दौरान भी क्या समस्या हो रही है। और जब हम उसका डायग्नोस्ट कर लेते हैं, उसका निदान कर लेते हैं, फिर हम उसका क्या काम करते हैं, उसका उपचार करते हैं। ठीक है, यानी उसका रिमीडियल करते हैं। इसको मैं हमेशा एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूं। देखो, जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, जैसा आप लोग को लगा कि भाई हमें कुछ बीमारी कुछ फील हो रहा है, ठीक है, तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या काम करता है, आपको डायग्नोस्ट करता है कि भाई आपको क्या क्या सिम्टम्स नजर आ रहे हैं बीमारी के, आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो उन सब चीजों को क्या काम करता है, डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद क्या काम करता है, वो आपका उपचार करता है, यानी कि रिमीडियल आपको करता है। ठीक है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि डॉक्टर के पास गए, उसने जाते आपको इंजेक्शन लगा दिया, दवाई दे दी, और फिर आपको कहेगा हाँ ये बताओ क्या प्रॉब्लम है, अब मैं आपको डायग्नोस्ट करूंगा? नहीं हुआ ना। तो सबसे पहले आपको डायग्नोस्ट करेगा, आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, आपको क्या दिक्कत है, फिर देन आपको क्या काम करेगा, गोली या कुछ भी इंजेक्शन लगा के आपको रिमीडियल यानी कि उपचार करेगा। और सेम चीजें ये इंप्लीमेंट करनी है आपको इंग्लिश के अंदर या बाकी का आपके सब्जेक्ट में, कि जो भी समस्या होती है उसको आइडेंटिफाई करना और उसका फिर उपचार करना। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो इसी बात को कह रहा है कि लर्निंग डिफिकल्टीज द लर्नर फेसेस इन इंग्लिश, कि जो सीखने इंग्लिश में जो लर्नर होता है वो जो डिफिकल्टीज फेस करता है उनको आइडेंटिफाई करता है एक डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, आप लोग अब इसको इजीली समझ गए होंगे। ना इंटेलिजेंट लर्नर्स को आइडेंटिफाई करता, ना स्लो को करता, और ना ही कि ये कहता कि उस टॉपिक को बच्चे ने दिल से याद किया है। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक में हमेशा जो भी प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश इन इंडिया इज डैश इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ग्लोबल लैंग्वेज। अब मैं इसको समझाता हूं आपको कैसे। देखिए, इंग्लिश के रिगार्डिंग एनसीएफ 2005 ये बोलता है कि इंडिया में जो इंग्लिश है ना, एक बहुभाषिक देश में ग्लोबल लैंग्वेज में क्यों है, क्योंकि इंग्लिश में इंडिया में डाइवर्स लैंग्वेज है, यानी बहुत अलग अलग भाषाएं है। हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, पंजाब हो गई। तो ये जो अलग अलग डाइवर्स लैंग्वेज है, इनको अगर सबको जो कम्युनिकेट करने का जो एक पूरा ग्लोबल लैंग्वेज के लेवल पे तरीका होता है वो होता है आपका इंग्लिश के माध्यम से। ठीक है, तो इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में काम करके आपस में कम्युनिकेट करने का एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स होती है। तो एनसीएफ ने इसको एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, कि इंडिया में इंग्लिश एक बहुभाषिक देश में एक ग्लोबल लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग वाले ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इंग्लिश के अंदर, सारे मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, पहले आपके मेन में आपके करा रहा हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। थर्ड आपका, प्रीति आ टीचर, प्रीति एक टीचर है, आस्क द लर्नर्स टू कंप्लीट, लर्नर से कंप्लीट करने के लिए कहती है
द डायलॉग इन द गिवन बॉक्स में जो डायलॉग है उनको कंप्लीट करने के लिए, एंड देन टू रोल प्ले, और फिर उनको रोल प्ले के लिए बोलते हैं, भूमिका निर्वाह के लिए, द सेम यूजिंग देयर डायलॉग, उनको अपने खुद के डायलॉग में करने के लिए, सी डेवलपिंग, वह किस चीज का विकास कर रही है। ठीक है, देखिए इसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, क्योंकि ये आपका 1 नंबर का नहीं, कम से कम 2 से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। क्यों? इंग्लिश में भी आपका पूछा जाता है, हिंदी में भी आपका पूछा जाता है ये। ठीक है, तो चाहे आपके दूसरी और लैंग्वेज हो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले समझ लेते हैं। देखिए 4 तरीके की स्किल्स होती है, ये जिनको बोलते हैं हिंदी में कौशल, 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, 4 तरीके का कौशल होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसमें ये बात कह रहा है वो कि आपको बताना है कौन सा कौशल का वो विकास कर रही है या डेवलपिंग कर रही है। प्रीति जब लर्नर से पूछती है कि आपको गिवन बॉक्स में जो डायलॉग है उसको कंप्लीट करना है और फिर रोल प्ले के जरिए अपने डायलॉग में उसको यूज करना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है इसका आंसर 3rd। भाई सबसे पहले वो क्या काम करेगा, उसको सुनेगा, जो भी डायलॉग है उसको कंप्लीट करेगा सुनकर, और फिर उसको जो रोल प्ले करेगा अपने डायलॉग में तो वो बोलकर करेगा। ठीक है, तो जो आपकी जो स्किल्स होती है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, उसका वो प्रीति डेवलप कर रही है, उसका विकास कर रही है। ठीक है, तो चारों मैंने बता दिया। अच्छा, इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एक्सप्रेसिव स्किल्स कौन सी होती है। देखिए एक्सप्रेसिव स्किल्स यानी जो हम अभिव्यक्त करके व्यक्त करके बोल पाते हैं। जैसे मैं अब आपको समझा रहा हूं तो मैं क्या काम कर रहा हूं, बोलकर बता रहा हूं ना, आपको स्पीक के थ्रू बता रहा हूं ना। ठीक है, या फिर लिखकर बता रहा हूं, जैसे मैं आपको कुछ लिख रहा हूं, तो ये हो गई हमारी एक्सप्रेसिव स्किल्स यानी कि बोलकर या फिर लिखकर। और एक होते हैं जो हम ग्रहण करके करते हैं। ठीक है, यानी सुनकर और पढ़कर। तो ये तरीके के भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है, इनको सभी को अच्छे तरीके से ध्यान कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला, चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद द ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस, कि बच्चा जो स्कूल में आता है वो अनुभवों के खजाने के साथ या ट्रेजर के साथ आता है। एंड देयर मदर टंग, और जो उनकी मातृभाषा है, एक्ट्स लाइक अ रिसोर्स इन लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने में एक रिसोर्स का यानी एक संसाधन का काम करती है। देखो इससे आपके 2 आंसर निकलते हैं, 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। कैसे? आंसर इसमें हो जाएगा पहला। देखो पहले एक कंसेप्ट था, एक धारणा थी कि बच्चा जो होता है ना एक ब्लैंक पेपर के समान है, यानी कोरे कागज या कोरी स्लेट के समान है। लेकिन आज की डेट में यह धारणा बिल्कुल गलत है, और जो नया कंसेप्ट ये है कि जब भी बच्चा स्कूल आता है वो अपने साथ कुछ ना कुछ नॉलेज या कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस का खजाना या ज्ञान लेकर आता है। वो कोरे कागज के समान नहीं होता, कोरी स्लेट के समान नहीं आता है। ठीक है, फर्स्ट। दूसरा, उसकी जो मदर टंग होती है, जो उसकी मातृभाषा होती है, वो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, हिंदी हो, चाहे आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें एक रिसोर्स का, एक संसाधन का काम करती है, ना कि एक प्रॉब्लम का। क्योंकि मदर टंग के थ्रू वो उस लैंग्वेज को बहुत ईजिली और बहुत ही इफेक्टिव सीख पाता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये 2 चीज आपके कंप्लीट हो गई कि बच्चे को कभी भी ब्लैंक पेपर नहीं समझना आपको, वो हमेशा कुछ ना कुछ नॉलेज का ट्रेजर या एक्सपीरियंस का ट्रेजर लेकर आएगा, और जो उसकी मदर टंग होती है उसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, चाहे आपकी कोई भी आप लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, क्योंकि वो एक रिसोर्स का काम करती है। तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, एज पर नोआम चोम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलईडी हेल्प्स चिल्ड्रन टू। ठीक है, बाकी को ऑप्शन देखते हैं, पहले देखते हैं इससे संबंधित। देखो नोआम चोम्स्की, इससे रिगार्डिंग जो चीजें पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे आपका सीडी हो, ये यही पूछी जाती है कि भाई एलईडी जिसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अर्जन डिवाइस। ठीक है, इसका संबंध किससे है? ठीक है, तो वह आपके नोआम चोम्स्की था। अब नोआम चोम्स्की क्या बोलते हैं, इनके जो विचार है वो सभी से अलग है। भाई इनके अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, वो हमें जन्मजात रूप में मिलती है। मतलब बच्चे सीखने की एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं। जैसे अब मैं हिंदी भाषा बोल रहा हूं, ठीक है, अब मुझे हिंदी भाषा, अगर हिंदी भाषा परिवार का बच्चा इंग्लिश परिवार वाले के एटमॉस्फेयर में जाएगा तो वो उस भाषा को ऑटोमेटिकली सीख लेगा। या इंग्लिश परिवार वाला जो बच्चा है, अगर मान लो हिंदी परिवार वाले बच्चे के साथ समायोजन कर लेगा तो वो उस भाषा को इजीली सीख लेगा। यानी बच्चे के अंदर क्या होता है, एक यूनिवर्सल ग्रामर होता है। ये भी आपका कई बार पूछा जाता है नोआम चोम्स्की से संबंधित, को उसके अंदर एक यूनिवर्सल ग्रामर होता है, मतलब एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे वो बच्चा अपने आप ही भाषा को सीख लेता है, उसमें सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो ये क्वेश्चन
नोआम चोम्स्की से संबंधित होते हैं जो पूछे जाते हैं। तो इसमें आंसर है इसका आपका फोर्थ, जेनेट ग्रामर रूल्स। और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसे दे देगा अकॉर्डिंग टू नोआम चोम्स्की या नोआम चोम्स्की के अनुसार, फिर आपको ऐसे देकर 4 इसके बारे में नीचे ऑप्शन दे देगा और स्टेटमेंट यही दे देगा जो मैंने आपको बताई कि उनका मत है कि भाषा हमें जन्मजात रूप में मिलती है और मतलब बच्चे सीखने की क्षमता के साथ, जो एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आ गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी जिसको टीएलएम कहते हैं, कैन बेस्ट। देखो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, जिनको हिंदी में शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं, जो एक टीचिंग के दौरान यानी शिक्षण के दौरान जो टीचिंग को इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको किसके थ्रू पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको मोबाइल के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, आप लोग वीडियो में देख रहे हो वीडियो को और मेरी भाषा को सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं टीचिंग जो आपकी बड़ी इफेक्टिव बन रही है ना, आप इंटरेस्ट भी ले रहे हो, क्योंकि दोनों ही चीजें यहाँ पर हो रही है, देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टीएलएम। और जो आपका ये मोबाइल भी हो गया ना, ये मोबाइल भी आपका ऑडियो विजुअल एड्स हो गया। ठीक है, एक ऑडियो एड्स होते हैं, विजुअल एड्स होते हैं और एक आपके दोनों होते हैं, जिनमें सुनना भी, जिनमें देखा और सुना दोनों जा सकता है। जैसे मोबाइल हो गया, टीवी आपका हो गया, ये हो गया आपके ऑडियो विजुअल एड्स, तो ये आपके टीएलएम के अंदर काउंट किए जाते हैं। ठीक है, ये अब क्वेश्चन में पूछा है कि जो आपका गुड टीचिंग टीएलएम है वो कैसे बेस्ट हो सकते हैं। बी अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट के सोर्स है नहीं। सेकंड, हेल्प द टीचर टू ट्रांजैक्ट मटेरियल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, कि जो टीएलएम है वो टीचर को बिना किसी संशोधन के मटेरियल का लेन देन करने में हेल्प करता है। सही में ऐसी बात है क्या? गलत। थर्ड, हेल्प द लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए, ये भी आपका गलत है। फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको सुगम बनाता है। सबसे इफेक्टिव आंसर आपका ये होता है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसको फैसिलिटेट बनाता है, सुगम बनाता है, क्योंकि इसी के अंदर आपका क्या आ जाता है, आपका इसी के अंदर आपका एंटरटेन आ जाता है, जिसके जरिए बच्चा थोड़ा रुचि लेकर, इंटरेस्ट लेकर सीखता है और बड़े इफेक्टिव तरीके से सीखता है और लॉन्ग टर्म के लिए उसे वो चीज याद रखती है। ठीक है, तो ये आंसर इसमें आपका फोर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो, एक और जरूरी बात, आप लोग सीटेट की तैयारी करो, जिनकी इंग्लिश वीक हो, एक चीज ध्यान रख लेना, जितने भी इंग्लिश के कंटेंट है, ये क्वेश्चन आंसर, इनको बारे में डिटेल में मैंने बताया हुआ है कॉन्सेप्ट के बारे में, और जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए वो सब डाले हुए, चाहे आपका इंग्लिश हो, सीडीपी हो, मैथ हो, चाहे आपकी दोनों लैंग्वेज हो, या आपका कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, उन सभी की एनसीईआरटी किताबों के जितने भी पॉइंट है वो सब आपको मिल जाएंगे नोट्स में। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आंसर है 2011 से अभी तक के, वो सब नोट्स में डाले हुए हैं, और जितना आपका कंटेंट है वो सब इन नोट्स में डाले हुए हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एक छोटा सा अमाउंट है 490 490 में आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, और इन नोट्स के अलावा आपको कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी। सीटेट नोट्स लिख के सेंड करना और एक छोटी सी पेमेंट के बाद आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आपका सीटेट इजीली और बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका, व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड, कि जब एक बच्चा किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीख लेता है विदाउट मच प्रैक्टिस, बिना किसी ज्यादा प्रैक्टिस के, तो वो क्या कहलाती है। ठीक है, अच्छा इसमें देखो दो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक लैंग्वेज एक्विजिशन और एक लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाषा अर्जन। जब बच्चा किसी भी भाषा को नेचुरली सीख जाता है, अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी सीखने के लिए मुझे क्या इसकी किसी रिसोर्स की या किसी रूल्स की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। छोटा सा था, अपने घर के एनवायरनमेंट में, अपने पास पड़ोस के एनवायरनमेंट से मैंने चीज़ें कॉपी की या चीज़ों को समझा और अपने आप ही लैंग्वेज को क्या काम कर लिया, एक्वायर्ड कर लिया, यानी अर्जन कर लिया। तो मुझे इसे सीखने के लिए किसी अलग चीज़ की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो ये भाषा में कैसे सीखा? नेचुरली सीखा, प्राकृतिक रूप से सीखा। और एक होती है आपकी लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम। जैसे मान लो मुझे इंग्लिश सीखनी हो, तो इंग्लिश सीखने के लिए मुझे क्या, कोई ना कोई रिसोर्स या संसाधन चाहिए। जैसे मुझे टीचर चाहिए, मुझे बुक चाहिए, या फिर मुझे रूल याद करने चाहिए, तभी तो मैं उसको सीख पाऊंगा। तो होता है आपका लैंग्वेज लर्निंग। तो जिस भाषा को हम नेचुरली रूप से सीखते हैं वो होता है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन, और जिसको हमें किसी रिसोर्स के थ्रू सीखना पड़ता है वो होता है आपका लैंग्वेज लर्निंग। इसको याद कर लेना। जैसे अब मैं हिंदी को सीख गया नेचुरली रूप से और इसमें मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि बच्चा किसी भी लैंग्वेज को नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A good teacher is one who, एक अच्छा शिक्षक है जो कि एग्जाम ऑप्शन देखते हैं, गिव्स देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, जो उन्हें सीखने की सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देता है। देखो क्वेश्चन सिंपल है, आंसर भी इसका सिंपल है, आई होप आप लोगों ने लगा भी लिया होगा, लेकिन इससे आपके कई क्वेश्चन निकलते हैं। टीचर के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई एक टीचर कैसा होना चाहिए, क्या उसमें उसकी विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, किस टीचर को
क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे इसमें टीचर होता है, अगर उसे अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए लर्नर्स को, यानी स्टूडेंट को। जितनी ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज देगा, जैसे उनसे क्वेश्चन पूछना, उनके साथ डिस्कशन करना, उनको कुछ खोजबीन करने के लिए बोलना, या फिर लर्निंग बाय डूइंग, उनको कुछ अपने हाथों से करने के लिए देना, जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज एक टीचर देगा उतना ही इफेक्टिव तरीके से बच्चा उन चीज़ों को सीख पाएगा। तो ये क्या क्वालिटी होती है, एक गुड टीचर की क्वालिटी होती है, और ये कोई ना कोई क्वालिटी 2 या 3 नंबर के रूप में आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ कर देख लेना, आंसर इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इन लैंग्वेज क्लासरूम इज पॉसिबल थ्रू। भाई एक भाषा का क्लासरूम है, उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का कैसे हो सकता है, किसके थ्रू हो सकता है। ठीक है, लेक्चर मेथड के थ्रू। देखो लेक्चर मेथड या व्याख्या विधि, जहां भी ऑप्शन में दी जाए गलत काट देना। 100 में से 99% चांस होते हैं ऑप्शन आपका कभी होगा ही नहीं। ठीक है, देखते गलत काट देना। दूसरा ट्रांसलेशन मेथड को भी काट देना, यानी अनुवाद विधि को भी काट देना। इसका बच्चे से संबंध में कभी कोई चीज नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, क्योंकि लेक्चर देकर या फिर ट्रांसलेट करके हम बच्चों को कभी इफेक्टिव तरीके से नहीं सिखा पाएंगे। इंडक्टिव मेथड भी आपका नहीं होगा, जिसको आगमन विधि बोलते हैं कि भाई पहले आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, देन उसके बाद आपको कुछ रूल या कुछ नियम समझाए जा रहे हैं। या तो सिंपल सी बात कही जा रही है कि सबसे ज्यादा सहभागिता यानी पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का कैसे हो सकता है लैंग्वेज क्लासरूम में। ठीक है, तो फोर्थ आपका डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सबसे बढ़िया तरीका यही होता है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन का, कि उनके साथ डिस्कशन करो। जैसे अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं तो अब क्या हो जाएगा, अच्छा डिस्कशन हो जाएगा, आप लोग भी एक्टिव हो जाओगे। हाँ भैया क्वेश्चन हमसे ना पूछ ले, या फिर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके कुछ दिखा दूं। जैसे बच्चों को हमको पेड़ के बारे में पढ़ाना है, तो पेड़ का डेमोन्स्ट्रेशन को कुछ प्रोजेक्टर के थ्रू दिखा दिए, या फिर उनको बाहर फील्ड पर आप उनको घुमाने ले गए। तो कहीं ना कहीं ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका होता है सीखने का, और सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन होता है, बच्चे की जो सहभागिता होती है, वो इन्हीं दो के द्वारा होती है, डिस्कशन और डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है, तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका फोर्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Dyslexia is an intellectual disability that negatively affects the understanding abilities in terms of। देखिए डिसलेक्सिया या आपके लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसऑर्डर से संबंधित ये चैप्टर है। इसके ऊपर जितने भी डिसऑर्डर है वो मैं आपको बता चुका हूँ। डिसलेक्सिया होती है आपको रीडिंग से संबंधित, जैसा इसमें आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा। यानी पढ़ने से संबंधित जो विकार होता है, जो डिसऑर्डर होता है, वो होता है आपका डिसलेक्सिया। ठीक है, जिसमें बच्चा पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है। जैसे वो क्या काम करेगा, रो को वोर पढ़ देगा, ठीक है, उल्टा पढ़ देगा, या फिर सही तरीके से एक स्पीड में बच्चा नहीं पढ़ पाता। कुल मिला के रीडिंग से संबंधित जितनी भी चीजें होती है वो आपकी डिसलेक्सिया के अंदर इंक्लूड होगी। ठीक है, जो आपका पढ़ने से संबंधित विकास